16 मई 2008 नोएडा सेक्टर 25। एक हाई प्रोफाइल फैमिली और उसमें एक 14 साल की बच्ची अपने बेडरूम में डेड मिलती है और सर्वेंट मिसिंग। पुलिस ने कहा कि सर्वेंट ही मर्डरर है, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग सर्वेंट की भी डेड बॉडी मिलती है। सेम हाउस, सेम स्टाइल ऑफ किलिंग। और उस मोमेंट से ये केस बन गया इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल मर्डर मिस्ट्री। न्यूज़ चैनल्स ने आपको थ्योरीज बताई थी, मीडिया ने सस्पेक्ट डिसाइड कर दिए थे, लेकिन आज हम इस केस को जानेंगे फॉरेंसिक साइंस के नजरिए से। क्राइम सीन, ब्लड एविडेंस, टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्शन, बिहेवियर एनालिसिस, मेडिकल इनकंसिस्टेंसीज और इन्वेस्टिगेशन की वो सारी मिस्टेक्स जिन्होंने हमेशा के लिए इस केस को शायद अनसॉल्व बना दिया। सो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज द एपिसोड 2 ऑफ फॉरेंसिक साइंस क्राइम सीरीज। पिछले एपिसोड में आपने देखा द निर्भया केस मेडिकली एंड साइंटिफिकली। इस केस में हम जानेंगे इंडिया के मोस्ट डिबेटेड डबल मर्डर केस के बारे में, विच इज द आरुषि तलवार एंड हेमराज मर्डर केस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इस केस को मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है ताकि हम हर डिटेल को डीपली अंडरस्टैंड करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सुबह अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तलवार फैमिली की मेड भारती घर आती है और डोर नॉक करती है। जनरली ये गेट हेमराज ही खोलता था, लेकिन मल्टीपल बेल बजाने के बाद हेमराज नहीं आता है और नुपुर तलवार, जो कि आरुषि तलवार की मदर थी, वो कीज अंदर से बाहर फेंकती हैं क्योंकि आउटर ग्रिल लॉक्ड था। भारती कीज से अनलॉक करती है और घर में एंटर करती है। स्टार्टिंग में एवरीथिंग लुक्ड नॉर्मल अंटिल शी एंटर्ड आरुषि's रूम। आरुषि बेड पर पड़ी थी, ब्लैंकेट पार्शियली कवरिंग हर बॉडी, हर थ्रोट स्लिट, ब्लड ऑन द बेड। इनिशियली फैमिली और पुलिस दोनों शॉक में थे और वहां एक और चीज मिसिंग थी, हेमराज, द डोमेस्टिक सर्वेंट। Initially, police assumed that Hemraj murdered Ayushi and escaped, और यही assumption उनकी इन्वेस्टिगेशन की सबसे मेजर मिस्टेक बनने वाली थी, बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग हेमराज की बॉडी टेरेस पर मिलती है और यहाँ सारी थ्योरीज कोलैप्स कर जाती हैं। अब यहाँ से शुरू होता है फॉरेंसिक नाइटमेयर। सील होना चाहिए था इमीडिएटली, बट दैट डिडंट हैपन। Police officer, family member, neighbors, media people, everyone was roaming around the house freely. कोई gloves यूज नहीं कर रहे थे। Forensic evidence untouched preserve होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था, because forensic science का एक golden rule होता है that every contact leaves a trace, लेकिन यहाँ पर every contact destroyed the trace. Blood patterns contaminate हो चुके थे, fingerprints smudged हो चुके थे और फुटप्रिंट डिसअपेयर होने लगे थे। और सबसे शॉकिंग बात, टेरेस इनिशियली सर्च ही नहीं हुआ था, इसीलिए हेमराज की बॉडी नेक्स्ट डे पर मिलती है। इमेजिन दिस, अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन और सेकेंड विक्टिम की बॉडी सेम ही हाउस से एक दिन तक अननोटिस्ड रहती है। दिस सिंगल मिस्टेक चेंज्ड एवरीथिंग। बॉडी में डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो चुका था, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन शुरू हो चुकी थी और टाइमलाइन वीकन हो गई थी। And many experts later believe that if the scene have been properly and professionally searched and collected, then this particular case have been solved. अब बात करते हैं दोनों डेड बॉडीज की। Both Arushi and Hemraj had a blunt head injury and a deep neck wound. Forensic experts suggested that the head injury came first and throat slitting came after. This is important because TV news पे ये debate repeatedly चलता रहा कि why didn't Arushi scream? Later, forensic expert testimony suggested that एक heavy blunt force की वजह से वो immediately unconscious हो गई, जिसकी वजह से उसे चिल्लाने का मौका ही नहीं मिला। और इसी पॉइंट पर तलवार्स की We never heard anything की थ्योरी एंटर करती है। तलवार्स का स्टेटमेंट था दैट देयर रूम एसी वाज ऑन। आरुषि के रूम का भी एसी ऑन था, दोनों रूम्स के दरवाजे शट थे एंड दे हर्ड नथिंग। लेकिन
पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा आउटरेज हुआ और उनका कहना था कि हाउ डिड पेरेंट्स स्लीप ड्यूरिंग 2 मर्डर्स। लेटर सीबीआई ने साउंड रिकंस्ट्रक्शन करवाया और एसी की साउंड्स को रिक्रिएट किया गया फ्लैट में, और उन्होंने स्टेटमेंट दी दैट इट वाज पॉसिबल कि पेरेंट्स को आरुषि की स्क्रीम सुनाई ही नहीं दी ड्यू टू द नॉइज ऑफ एसी, बिकॉज फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन अजम्पशंस पर काम नहीं करता, इट टेस्ट फिजिकली। लेकिन लेटर प्रोसिक्यूशन ने काउंटर किया। अकॉर्डिंग टू देम दोनों रूम्स क्लोज थे और देयर वॉल, जो रूम्स की दीवारें थी, वो पार्शली प्लाईवुड की बनी थी, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि उनके रूम्स में कोई आवाज़ ही नहीं आई। इसीलिए उनका स्टेटमेंट इनकन्क्लूसिव था, बिकॉज साइंटिफिकली इट वाज नॉट पॉसिबल एंड नॉट बिलीवेबल ईदर, एंड दैट अनसर्टेनिटी स्टेड थ्रू आउट द केस। इनिशियली मीडिया ने डिफरेंट थ्योरीज बनाई और सर्कुलेट की। उनका कहना था दैट पेरेंट्स कॉट आरुषि एंड हेमराज इन एन ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन, देन इन रेज दे किल्ड बोथ। बट फॉरेंसिक एविडेंस में प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज राजेश के कपड़ों पर जो ब्लड था वो सिर्फ आरुषि का ही था और हेमराज का ब्लड एब्सेंट था, एंड नुपुर के कपड़ों पर जो ब्लड एविडेंस थे वो इनसिग्निफिकेंट थे और अनट्रेसेबल थे। बिकॉज अगर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट ब्रूटल डबल मर्डर होता तो वहां पर हेमराज का ब्लड भी राजेश के कपड़ों पर प्रेजेंट होता, एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर एविडेंस ये बात डिफेंस के फेवर में गई। सीबीआई लेटर बिलीव दैट द मर्डर वेपन may have been a golf club because राजेश owned golf clubs, और जो बॉडीज की हेड इंजरी थी उसका शेप गोल्फ क्लब से मैच होता था, स्पेशली क्लब नंबर 5 पर सस्पिशन था। एक्सपर्ट्स ने एक फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन और दिया कि जो क्लब्स थी दे वर अनयूजुअली क्लीन, एंड देन सीबीआई ने इंटरफेयर किया एंड दे मेंशन दैट दे मे हैव बीन क्लीन्ड आफ्टर द मर्डर। लेकिन बाद में नो ब्लड वाज रिकवर्ड फ्रॉम द गोल्फ क्लब, no DNA was recovered from the golf club, and no tissue was recovered from the golf club. बिकॉज फॉरेंसिक साइंस में पॉसिबिलिटी और प्रूफ दोनों सेम नहीं होते। इंजरी मैचिंग डज नॉट कंफर्म वेपन, बिकॉज मैनी ब्लंट ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट अ सेम टाइप ऑफ इंजरी, एंड दिस इज वेयर पब्लिक परसेप्शन एंड फॉरेंसिक साइंस बिकेम टू डिफरेंट थिंग्स। चैप्टर 7 द सर्जिकल कट थ्योरी। नेक वुंड्स को लेकर मीडिया फ्रेंजी काफ़ी इंटेंस हो गई और सीबीआई ने ये सजेस्ट किया दैट द नेक वुंड्स हैड अ सर्जिकल प्रिसीजन। सिंस राजेश तलवार एंड नुपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे तो शक नेचुरली उन पर गया, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग दैट देयर वाज नो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिकवर्ड फ्रॉम द क्राइम सीन, नो बायोलॉजिकल ट्रेस, नो स्कैल्पल एंड नो डेफिनेटिव मैच। Some experts even said that kukri type weapon cannot be ruled out, और यहीं पर फॉरेंसिक इंटरप्रिटेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक साइड थी कि प्रिसीजन्स को देखकर किलर मेडिकली ट्रेंड था, और दूसरी साइड थी कि शार्प फोर्स की इंजरी को देखकर हम किसी किलर का प्रोफेशन नहीं बता सकते। इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नाउ कम्स द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट। हेमराज की बॉडी टेरेस पर मिलती है। टेरेस लॉक थी। Now the question is who locked it? According to Rajesh, police have never asked him properly for the terrace keys, and prosecution believed that हेमराज की बॉडी इंटेंशनली हिडन थी। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती थी दैट पुलिस सिंपली फेल टू चेक प्रॉपरली, बिकॉज बाय देन क्राइम सीन कंटामिनेट हो चुका था, अजम्पशंस बन चुके थे और पुलिस ने इनिशियली हेमराज को ही सस्पेक्ट मान लिया था, due to which police officers may have ignored the alternative scenarios because उनकी नज़रों में हेमराज ही क्रिमिनल था। और इसी को हम कहते हैं कंफर्मेशन बायस, जो कि बहुत ही डेंजरस टर्म होता है फॉरेंसिक साइंस में, और ये एक एथिकल इन्वेस्टिगेशन को रोकता है। अब आता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। दोनों विक्टिम्स के फ़ोन मिसिंग थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था बिकॉज फ़ोन्स रिवील कर सकते थे कॉल्स, लास्ट कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन और मूवमेंट भी। आरुषि का फ़ोन बाद में रिकवर हुआ था और हेमराज के फ़ोन की एक्टिविटी ट्रेस हुई थी डिफरेंट लोकेशंस पर।
लेकिन एविडेंस रिकवरी डिलेड थी, डिजिटल चेन वीक हो चुकी थी एंड फॉरेंसिक्स में टाइम इज एवरीथिंग, बिकॉज टाइम के साथ डिजिटल डेटा भी डिसअपेयर हो सकता है। अब 16 मई जिस दिन आरुषि तलवार की डेड बॉडी मिलती है, उसी दिन तलवार्स के लिविंग रूम में एक विस्की बॉटल मिलती है जिस पे ब्लड एविडेंस प्रेजेंट होता है और उस पे प्रेजेंट फिंगरप्रिंट अनआइडेंटिफाइबल होती है। देन इन्वेस्टिगेटर वंडर्ड दैट डिड समवन ड्रिंक दैट विस्की आफ्टर द मर्डर्स, was it a staging or unrelated? Again, no conclusive result was there. इस केस में कंटिन्यूअसली ऐसे सस्पिशियस क्लूज प्रेजेंट थे बट कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस दिख नहीं रहा था और कुछ भी चीज प्रूफ नहीं हो पा रही थी। अब इन्वेस्टिगेशन एक ड्रामेटिक टर्न लेती है। 3 men comes under suspicion: कृष्णा थड़ाराई, राजकुमार एंड विजय मंडल। ये तीनों हेमराज के दोस्त होते हैं और तलवार्स के नेबर और उनके क्लिनिक पे काम करते होते हैं। इन तीनों का नार्को टेस्ट लिया गया। मीडिया में हेडलाइंस आई कन्फेशन, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग दैट नार्को एनालिसिस एक रिलायबल टेस्ट नहीं है, बिकॉज जब हमारा ब्रेन सिडेटेड होता है नार्को एनालिसिस के टाइम पे तो वो रियलिटी और इमेजिनेशन को मिक्स करने लगता है और यहाँ पर भी वही हुआ। डिफरेंट थ्योरीज आई, इन तीनों ने अलग अलग स्टोरीज दी, कभी सेक्सुअल असॉल्ट थ्योरी, रिवेंज किलिंग थ्योरी, एक्सीडेंटल किलिंग थ्योरी। कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन पूरी स्टोरीज में थे और कोई भी एविडेंस इन थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इवेंचुअली उन तीनों लोगों को रिलीज कर दिया गया और ये एक और रीजन बन गया पुलिस के एम्बैरेसमेंट का इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। Initially, no semen was detected. लेकिन later CBI lab reported that there was contamination in the samples. Media exploded again. उनका कहना था कि सैंपल अगर टेम्पर हुआ है तो वो किसके साथ हुआ है। Later, investigation concluded that it is likely contamination rather than a conspiracy. Still, this raises a serious question on chain of custody, evidence handling, and proper evidence storage. बिकॉज फॉरेंसिक साइंस में वंस द एविडेंस इज कंटामिनेटेड उस केस की क्रेडिबिलिटी परमानेंटली डैमेज हो जाती है। इवेंचुअली सीबीआई ने पेरेंट्स को सस्पेक्ट मान लिया था और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक थ्योरी दी। उनका कहना था दैट राजेश सॉ आरुषि एंड हेमराज टुगेदर, देन इन रेज ही हिट बोथ ऑफ देम विद हिज गोल्फ क्लब, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गए। फिर ही स्लिट देयर थ्रोट्स, ब्लड को क्लीन किया गया, मर्डर वेपन्स को क्लीन किया गया, सीन को स्टेज बनाया गया और हेमराज की बॉडी को हाइड कर दिया गया ताकि उन पर शक ना जाए। लेकिन कोर्ट रूम में एक प्रॉब्लम भी थी। थ्योरी एग्जिस्टेड बट एविडेंस सपोर्टिंग दिस थ्योरी वॉज वेरी वीक बिकॉज नो DNA लिंकिंग वॉज देयर, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, कोई आई विटनेस नहीं था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस प्रूफ लग सकता था बट लॉ में कन्विक्शन इज नॉट इक्वल टू सस्पिशन। In 2013, special CBI court convicted Rajesh and Nupur Talwar and gave them life imprisonment. Media exploded again. Some people believe that justice delivered, but others believe that investigation failed. That is why they are convicted. Then comes 2017, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट acquitted them. उनके observations काफी strong थे. The High Court said that CBI had major inconsistencies. Evidence beyond reasonable doubt नहीं था और क्रिमिनल लॉज में अगर डाउट एग्जिस्ट करता है तो उसका बेनिफिट एक्यूज को मिलता है। कोर्ट ने ये क्रिटिसाइज भी किया दैट इन्वेस्टिगेशन सफर्ड फ्रॉम सीरियस फ्लॉज। आज भी nobody knows who killed Arushi and Hemraj. Maybe parents, maybe outsiders, and maybe someone who investigators may have never identified. But one thing is very clear that this case is one of the India's greatest example of crime scene contamination, confirmation bias, poor evidence handling, lack of scientific consistency, media trial and forensic uncertainty. Forensic science कोई मैजिक नहीं होती. It is greatly depend on
evidence preservation, proper evidence collection, unbiased interpretation and scientific consistency. Because अगर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फेल हो जाएं तो इन्वेस्टिगेशन 2 मिनट में फेल हो सकती है. एंड मैनी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस केस. Sometimes the scariest part of the murder is not the killer, but the possibility that the truth may never come out. आरुषि तलवार मर्डर केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक लेसन है फॉर पुलिस, फॉर मीडिया, फॉर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर और हम सब के लिए, दैट वंस द एविडेंस इज डिस्ट्रॉयड इवन साइंस कैन नॉट ब्रिंग इट बैक. इफ यू लाइक द फॉरेंसिक ब्रेकडाउन ऑफ आरुषि तलवार मर्डर केस देन सब्सक्राइब माई चैनल. अगली वीडियोस में हम और क्राइम मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे और उन्हें फॉरेंसिकली समझेंगे. कमेंट बिलो कि आपको क्या लगता है उस रात क्या हुआ होगा. एंड रिमेंबर, अ स्मॉल मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय द बिगेस्ट ट्रुथ. बाय.